नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के युवा चेहरे डॉक्टर अभिलाष पांडे से। अभिलाष पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। अभिलाष पांडे जी यूं तो मध्य प्रदेश में परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन यदि हम उनका परिचय बताने बैठें तो उनके पूरे प्रोफाइल में ऐसी अनेक चीजें हैं जो बहुत आकर्षित करती हैं। कई विषयों में उन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो, लॉ हो, पत्रकारिता हो। इनमें विशिष्ट डिग्रियों के साथ उन्होंने इकोनॉमिक्स से पीएचडी भी की। इसके बाद वो राजनीति में आए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और इसके बाद चुनावी राजनीति में पहली बार उतरे, जबलपुर उत्तर से जीते और आज मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे सक्रिय विधायकों में से एक में डॉक्टर अभिलाष पांडे का नाम आता है। अपने साथ वो न सिर्फ एक कर्मठ कार्यकर्ता का तमगा रखते हैं, बल्कि इनोवेशंस को भी प्राथमिकता देते हैं। विधानसभा में कई बार संस्कृत में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाते हैं। तो ऐसे अनेक मुद्दे वो विधायक के रूप में उठाते हैं जो युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभिलाष पांडे जी, यूं तो मैंने कोशिश की है कि छोटे से मैं आपका परिचय दूं, लेकिन जो मैं पढ़ता हूं, आपके बारे में सुनता हूं, तो परिचय देने में भी बहुत समय लगेगा। लेकिन इतनी सारी डिग्रियों के साथ आपने राजनीति में प्रवेश किया। आमतौर पर डिग्रियां हम लेते हैं एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए। तो आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, आपने एमआईबी मास्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस किया, इसके बाद आपने एलएलबी की, बीजे किया, एमजे किया और उसके बाद फिर आप राजनीति में शिफ्ट हो गए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि आपने मुझे बात करने का ये अवसर दिया है। देखिए, मैं बहुत सामान्य परिस्थिति से और बहुत सामान्य घर का हूँ। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं और शिक्षक परिवार से आता हूँ, इसलिए शिक्षा अध्ययन करने के पीछे मेरा उद्देश्य, एक तो शिक्षा हमको आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करती है, लेकिन हमने ये भी सुना है कि विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रताम पात्रताम धर्माप्नोति धना धर्मा तथा सुखम। मतलब विद्या हमें विनम्र भी बनाती है और आगे के मार्ग को प्रशस्त भी करती है। तो जब मैं गांव में पढ़ता था तब पापा मेरे टीचर थे, तो हम लोग गांव में स्कूल दूर जाते हैं पढ़ता था पढ़ने के लिए। लेकिन जब हम जबलपुर आए पढ़ने के लिए तो पापा का हमेशा ये कहना था, माता जी का हमेशा ये कहना था कि एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए ये सारी डिग्रियां की और पढ़ाई की। और मैं ये मानता हूं कि मेरे जीवन में जो परिवर्तन है या हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी चीजें आती हैं वो शिक्षा से ही आती हैं, इसलिए उसको मैंने अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास किया। तो शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन था या शिक्षा स्वयं एक उद्देश्य रही और उसके बाद राजनीति में टर्न लेना, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद तक शुरुआती दौर में ही पहुंचना, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, शिक्षा तो निश्चित तौर पर जब कोई सामान्य परिस्थिति का, और हम लोग तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो इसलिए शिक्षा इसलिए अध्ययन करनी चाहिए। पापा का बड़ी मंशा थी कि आगे चल के अपन को टीचर बनना, क्योंकि मेरे घर में 11 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 लोग गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, जिसमें से मम्मी पापा मौसी मौसा चाचा चाची सब गवर्नमेंट टीचर्स। तो परिवार का माहौल एक शिक्षा का था ही। तो पिताजी का मंशा भी थी कि आगे चल के गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। लेकिन शिक्षा सिर्फ जीविकोपार्जन का माध्यम नहीं, मैं हमेशा से ये मानता हूं, इसलिए मैंने मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन हासिल किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज व्यक्ति को आज के परिदृश्य में सर्वाइव करने के लिए मल्टी डायमेंशनल होना जरूरी है। इसलिए अलग अलग विधाओं की जानकारी हमको होनी चाहिए, विधि का भी नॉलेज होना चाहिए। जर्नलिज्म एक अपने आप में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान युग कंप्यूटर युग है, इसलिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ देश विदेश में व्यावसायिक उपक्रम क्या चलते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। और एवरी पॉलिसी डिपेंड ऑन इकोनॉमी पॉलिसी, इसलिए हम इकोनॉमिक्स में मैंने पीएचडी की, ताकि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को भी हमसे जान पाए, क्योंकि बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। इसलिए इस सारे दिशाओं पर हमने काम किया और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में अपने बहुत सारी चीजें सीखने का अवसर मुझे शिक्षा के माध्यम से मिला।
बिल्कुल। तो हमारे शो का नाम है अभिलाष जी फेस बियॉन्ड फेस, यानी एक व्यक्तित्व के अंदर कितने व्यक्तित्व होते हैं और प्रमुख व्यक्तित्व और प्रमुख व्यक्तित्व के साथ के जो व्यक्तित्व हैं उन सबको मिलकर एक समग्र व्यक्तित्व बनता है जो समाज के सामने एक राजनेता के तौर पर आता है। राजनीति में आप आए, युवा मोर्चा में प्रवेश किया, तो ये राजनीति में कैसे आपका आना हुआ, कभी सोचा था आपने, और आने के बाद आप लगातार सीढ़ियां चढ़ते चले गए, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, मैं जबलपुर में पढ़ने के लिए आया, तो मैं जब जबलपुर में पढ़ता था तब मैं स्कूल की पढ़ाई करने के बाद स्कूल में भी मैं क्लास मॉनिटर और अन्य प्रकार की विधाओं पर 15 अगस्त 26 जनवरी या भाषण संवाद, इन सब चीजों में हम पार्टिसिपेट तो करते ही थे। लेकिन मैं जब विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। उस समय छात्र संघ चुनाव थे, तो हम 2000 में विद्यार्थी परिषद के संपर्क में जब मैं आया, तब मैं सीनियर अंडर ऑफिसर था एनसीसी का। तो एक बड़ी टीम मेरे पास अपने कॉलेज में हुआ करती थी। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर के सहमंत्री से हमने अपने कैरियर की शुरुआत की। फिर विश्वविद्यालय संयोजक, प्रदेश के सहमंत्री, प्रांत मंत्री, महाकौशल प्रांत, राष्ट्रीय कार्य परिषद के सदस्य, कई बार कई बड़े आंदोलनों का मध्य प्रदेश का प्रभारी रहने का भी मुझे अवसर मिला। तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमने एक, जो मैं ये मानता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाता है। इसलिए जिस तरह से मैं ये मानता हूं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की पाठशाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऐसे हम जैसे कार्यकर्ताओं, जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को गढ़ना। और मैं जो हमेशा आपसे, जो मैं अभी बात कह रहा था कि मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास यदि कहीं हो सकता है तो वो सिर्फ एक मात्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मैं उसमें काम करता था प्रांत मंत्री की जिम्मेदारी के साथ। मैं 3 बार महाकौशल का प्रांत मंत्री रहा। उसके बाद आदरणीय प्रभात झा जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, मेनन जी संगठन मंत्री थे, वो मुझे युवा मोर्चे पर ले आए। मैं युवा मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष था, जीतू जराती जी मेरे अध्यक्ष थे। आदरणीय अमरदीप मौर्य जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो मैं उनका प्रदेश का महामंत्री। फिर मैं खुद 5 साल 8 महीने तक, जब नंदू भैया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब मुझे युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया और मैंने उस काम को निभाने का, अपने पूरे दायित्व के निर्वहन का मैंने पूर्ण प्रयास किया। तो देखिए, पॉलिटिक्स में जब आप आते हैं तो आपको बहुत सारे कार्यकर्ताओं की, सपोर्टर्स की जरूरत पड़ती है और वो आपको देखकर आते हैं कि आप देखो भैया प्रदेश अध्यक्ष बन गए, फिर विधायक बन गए, आगे भी बहुत सारे पड़ाव आने हैं, लेकिन सबको वो मौका नहीं मिल सकता। तो इतने लोगों को आप किस बेस पर जोड़ते हैं अपने साथ, जो आपको वोट देते हैं, जो आपका समर्थन करते हैं, दिन रात आपके साथ एक करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उन सब के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं हमेशा एक बात नौजवानों से कहता हूं, और मैंने लगभग मध्य प्रदेश की 21 साल, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा, मैंने लगभग 21 साल इनके साथ समय बिताया है और इनके साथ काम करने का अवसर मिला है। मैं हर नौजवान से कहता हूं कि पूर्ण मनोयोग से प्रयास करना मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सफलता और असफलता संयोग और वातावरण पर निर्भर करती है। मैं ये मानता हूं कि नौजवान यदि पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच उसके पीछे एक बड़ा कारण है। कई बार डिप्रेशन भी आता है, कई बार ये भी ध्यान में आता है कि हमने एक कहावत और सुनी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर रखियो चाहे। कई बार धैर्य हम अपना खो बैठते हैं। हो सकता है कि हमें घोर अंधकार सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद प्रकाश की वो रोशनी दिखाई देने वाली है और उसी समय हम ब्रेक होकर वापस लौट जाते हैं। इसलिए मैं सारे नौजवानों से मैं निवेदन करता हूं कि पॉलिटिक्स में आइए। आप हमारे साथ जब जो नौजवान काम करते थे, जैसे मुझे ध्यान है मैं जब युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था, तब एक बड़ा टास्क मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया कि हमको नए नौजवानों को जोड़ना चाहिए। तो हमने उस समय लगभग 39 लाख से ज्यादा अपने नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने जोड़ा और हमने चलो पंचायत की ओर ये अभियान चलाया। मेरे दीनदयाल एक ऐसा कार्यक्रम हमने चलाया कि एक दिन में 30 लाख नौजवान उसमें पार्टिसिपेट किए। खेलेगा मध्य प्रदेश, खेलेगा भारत एक नया अभियान चलाया जिसमें पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर पर क्रिकेट टूर्नामेंट किए, जिसमें मलखम्ब, कबड्डी, कुश्ती और रस्साकसी जैसे नेचुरल जो गेम्स थे उनको हमने काम में लाया। तो इस तरह से नौजवानों को हमने बड़ी संख्या में अपने साथ जोड़ा। आज मध्य प्रदेश में आप देखेंगे किसी भी जिले में जाकर
आपको भारतीय जनता युवा मोर्चे की उस समय की टीम आज की भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी। इसलिए जो भी कार्यकर्ता ने प्रॉम्प्टनेस के साथ और लगन के साथ काम किया, उसे संगठन में अवसर मिला है। मैं उसका खुद उदाहरण हूं कि मैंने जिस टीम को जोड़ा, जिस तरह से हमने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, आज पार्टी के मैक्सिमम मंडल अध्यक्ष हमारे युवा मोर्चे की टीम के लोग हैं। हम 7-8 लोग विधायक हैं, विधानसभा के अंदर बैठते हैं, सांसद एक हैं जो हमारे युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहे, ऐसे नगर पालिका, नगर निगम पार्षद, ऐसी बहुत बड़ी फहरिस्त है। इसलिए मुझे लगता है कि नौजवान आए और सकारात्मक सोच के साथ काम करें तो आपको निश्चित तौर पर परिणाम तक आप पहुंचते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में गॉडफादर की जरूरत भी पड़ती है, सपोर्टर्स की जरूरत भी पड़ती है। तो आप कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप गॉडफादर कह सकते हैं, और 3 ऐसे व्यक्ति जिनका आपकी राजनीति में कैरियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा हो। देखिए, राजनीति में संगठन ही हमारा गॉडफादर होता है, और जिस विचार पे हम काम करते हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा विचार है, और हम कहें कि संघ के विचार से हम काम कर मैं सीख कर आया हूं, और संघ ने ही हम सब लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई हैं, क्योंकि हम उसके एक यूथ विंग के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एबीपी में काम करते थे। तो निश्चित तौर पर जो गॉडफादर है वो तो संगठन ही है, और संगठन ही हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी आती है, लेकिन मैं आपको विश्वास पूर्वक एक बात कहता हूं कि मैंने कई लोगों के साथ काम किया। जैसे जब मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तब आदरणीय बीडी शर्मा जी हमारे संगठन मंत्री हुआ करते थे। उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, बहुत कुछ उनके साथ सीखने का अवसर मिला। उसके बाद क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे आदरणीय सुनील अंबेकर जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे, उनने हमको बहुत सारी चीजें सिखाई। जब मैं बीजेपी में आया, तब भारतीय जनता पार्टी में जब मैंने प्रवेश किया, तब आदरणीय प्रभात झा जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आदरणीय उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनने मुझे बहुत कुछ सिखाया। नंदू भैया के कार्यकाल में तो मैं खुद ही प्रदेश अध्यक्ष बना, जब वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उनके साथ मैंने सीखा। संगठन मंत्री के रूप से मेनन जी थे, सुहास जी थे, हितानंद जी थे, अतुल राय जी थे, इनके साथ मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो विचार का जो संगठन है, मैं दावे के साथ कहता हूं और किसी संगठन में इस तरह से कार्यकर्ता निर्माण की प्रोसेस ही नहीं है। मुझे एक व्यक्तिगत मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि मैंने कई बार काम के दौरान गलतियां की, संगठन ने स्पष्ट रूप से मुझे समझाया, बुलाकर डांट भी लगाई कहीं यदि गलती हुई, तो उस डांट का जो मेरे ऊपर जो परिणाम पड़ा या मैंने उससे जो सीखा, तो मुझे हमेशा उस बात की ध्यान आया कि जिस तरह से गुरु के बारे में हम कल्पना करते हैं, जो हमारे ऊपर जो काम कर रहे हैं वो हमसे ज्यादा दृष्टि उनकी है, तो उनकी बात से मुझे ये ध्यान आता है कि हमने एक चीज जो पढ़ी थी कि गुरु कुमार से कुंभ है, गड़गड़ काटे कोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। तो ये हमको हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने हमको ये चीजें सिखाई। इसलिए कोशिश हमारा ये है कि जो कार्यकर्ता का डेवलपमेंट है वो प्रयास मैंने किया, और इन सारे लोगों ने मेरा अपना सहयोग समय समय पे सबका मार्गदर्शन मिला है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा पर हम इसलिए काम कर पाए। बिल्कुल। अब बात आती है आपके कृतित्व की। व्यक्तित्व की बात हुई, अब कृतित्व की बात करते हैं। कृतित्व में अब आप एक विधायक के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा में एक सक्रिय विधायक के रूप में जाने जाते हैं। कई मुद्दे आपने उठाए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अपील करते हैं, जैसे कि बच्चों में जिस तरह से डिजिटल एडिक्शन हो रहा है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। तो संस्कृति और संस्कार के साथ सरोकार भी आपकी प्राथमिकता में है, लेकिन संस्कार में बच्चों को संस्कारित करना और डिजिटल एडिक्शन से मुक्त करना, क्या ये सरकार कर सकती है? विधानसभा के फ्लोर पर ये क्वेश्चन उठाना सिर्फ एक प्रतीकात्मक क्वेश्चन था, या इसके पीछे कुछ निहितार्थ थे और उसका कुछ रिजल्ट मिलता दिख रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात आपसे कहूं कि मैं उत्तर मध्य विधानसभा का विधायक हूं, और उत्तर मध्य विधानसभा की जनता के मुद्दे उठाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं हमेशा इस बात का भी ध्यान रखता हूं कि मैं मध्य प्रदेश विधानसभा का भी सदस्य हूं। इसलिए प्रदेश लेवल पे कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो प्रदेश की जनता के हित में हो सकते हैं, उस विषय को मैं हर सत्र में कोई एक विषय लेकर आता हूं और उस विषय का ध्यान आकर्षण लेकर आता हूं, और मुझे वो अवसर भी मिलता है। जैसे पिछले जब विधानसभा में मैं पहले आया, तो मैंने सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम की बात की, जो एक बड़ा विषय था जिसके कारण बड़े लोग, और सबसे बड़ा उसमें दुर्भाग्य की बात यह है
कि उसमें कोई भी बिना पढ़ा लिखा आदमी ठगी में शामिल नहीं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा उस ठगी के शिकार हो चुके हैं। तो हमने उस विषय पे कहा, तो मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें बड़ी अच्छी एडवाइजरी जारी की। आपको ध्यान होगा कि मैंने 18 तारीख को यह विषय उठाया, 20 तारीख से हर मोबाइल में एक रिंगटोन बजना शुरू हुई। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार ने चलाया। सरकार को उस दिशा पर सरकार ने नए नए साइबर सेल्स के माध्यम से लोगों के अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए। तो ये विषय मैंने उठाया, लेकिन सरकार ने उसको लीड किया और सरकार ने उस दिशा पर अपने महत्वपूर्ण कदम उठाए। मैं ये मानता हूं कि उस विषय के बाद मध्य प्रदेश में लाखों लोग ऐसे होंगे जो ठगी से बच गए, सावधान हो गए, सतर्क हो गए, और जो उनको ठग रहे थे वो भी ये समझ गए कि मध्य प्रदेश में अब ज्यादा ठगी नहीं चल पाएगी, क्योंकि लोग जागरूक हो गए। इसके बाद मैंने फूड सेफ्टी एक्ट की विषय की बात की। जब हम फूड सेफ्टी एक्ट के विषय पे बात करते हैं तो मैंने फूड सेफ्टी, अजीनोमोटो, या आपने एक वर्ड सुना है जो ऐसा है कि जो ऐसा अजीनोमोटो है जो पिज्जा, बर्गर और मोमोज में डाला जाता है, जिसके कारण बच्चों के अंदर एडिक्शन आता है। वो इंग्रेडिएंट्स जो ऐसे खाने में डाले जाते हैं उसके कारण बड़ी समस्याएं हो रही हैं। विश्व के कई ऐसे विकसित देश हैं जिन्होंने अजीनोमोटो को बैन कर दिया है, लेकिन आज भी वो हमारे क्षेत्र पे चल रहा है। ये हमारे लिए बड़ी समस्या का विषय है। इसीलिए मैंने सरकार का ये ध्यान आकर्षण किया। उसके बाद सरकार ने एक बड़ा एजेंडा लाया और मध्य प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की नियुक्तियां प्रारंभ हुई, और उनकी जॉब भी निकली और उनका इंटरव्यू और उनके बाकी सारे एग्जामिनेशंस भी हो रहे। उसके कारण लोगों के अंदर अवेयरनेस आई। एंटी ओबेसिटी की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री जी 10% ऑयल कम करने की बात करते हैं। ये सारा एंटी ओबेसिटी, जितनी ओबेसिटी बढ़ रही है, ये सारे बच्चों को इस तरह के जंक फूड के कारण ही बढ़ रही है। इससे मैं और आप दोनों अछूते नहीं, हमारे और आपके सबके परिवार की ये समस्या है। तो उस पर हमने काम किया। इसके बाद मैंने पिछले बार सत्र के दौरान मैंने एक बात कही, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें मोबाइल एडिक्शन की मैंने बात कही। मैं दावे के साथ कहता हूं आपके माध्यम से, आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको, कि मैं निवेदन करता हूं यदि आप एक प्रयास घर में कर लो कि नो गैजेट जोन। हम घर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मोबाइल लेकर नहीं जाते। इवन हम अपने टॉयलेट्स में भी मोबाइल लेकर जा रहे हैं। हम बच्चों को क्या दिशा देना चाहते हैं? आपको मैंने उस समय जब मैंने ध्यानाकर्षण पे ये विषय लाया तो मैंने ये कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों में जिस तरह का मोबाइल एडिक्शन होता है, और बच्चे मेटा का अभी जो युग है, इस मेटा के युग में जैसे ही हम कोई एक रील देखते हैं तो वो रील बार बार दिखती है। जब उसको वो देखते हैं तो डोपामाइन नाम का एक हमारे अंदर सेक्रेशन होता है जो आनंद की अनुभूति करता है। जब बच्चों में आनंद की अनुभूति होती है तो बार बार रीलों को वो देखते हैं। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की एक बड़ी रिपोर्ट है जिसने दिल्ली में सर्वे किया, और उसने कहा कि दिल्ली में 2001 में 7%, 2011 में 14.3% और 2025 में 21.8% बच्चे ऐसे थे जिनको मायोपिया की बीमारी थी। पहले उम्र का जो पड़ाव था वो 18 से 20 साल था, लेकिन अब वो 10 से 12 साल हो गया। आप सोचिए, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम, गर्दन में हमारे दर्द की समस्या, ये सारी समस्याएं आने वाले भविष्य में मोबाइल के कारण होंगी। उसके कारण सरकार ने एडवाइजरी जारी की, महिला बाल विकास ने एडवाइजरी जारी की। हालांकि ये जो ध्यानाकर्षण था उसकी अपनी मर्यादा है कि एक ही विभाग में लगा सकते हैं, लेकिन ये 3 विभागों का काम था। ये एजुकेशन का भी काम था, ये हेल्थ का भी काम था और महिला बाल विकास का भी काम था। तो उसके बाद सरकार ने एडवाइजरी जारी की। मैं आपके माध्यम से ये फिर निवेदन करता हूं जनता से कि आप कृपया अपने बच्चों को मोबाइल कम दीजिए, नो गैजेट जोन बनाइए ताकि बच्चे आपके बच सके। यही मेरा आग्रह है। तो 3 बातें थी जो आपने स्वयं बता दी। एक और आपने संस्कृत में संस्कृत की दुर्दशा या संस्कृत की दशा को लेकर भी विषय उठाया। तो संस्कृत अब क्या लगता है कि धीरे धीरे ये विलुप्त होने वाली है भाषा, क्योंकि यूथ में, बच्चों में कोई बहुत अट्रैक्शन दिखता नहीं और सरकार का उतना अटेंशन नजर आता नहीं। देखिए, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे हम कहते हैं कि संस्कृत देवनागरी भाषा भी है और संस्कृत वैज्ञानिक भाषा भी है। आपको शायद ध्यान होगा कि जब सुपर कंप्यूटर बनाया गया तब सुपर कंप्यूटर में यह बात आई कि इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तब सुपर कंप्यूटर की लैंग्वेज के समय यह बात कही गई कि इसकी लैंग्वेज संस्कृत होनी चाहिए,
क्योंकि संस्कृत जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, वैसे ही उसका भावार्थ भी निकलता है। इसीलिए संस्कृत न सिर्फ एक भाषा है, बल्कि एक वैज्ञानिक भाषा होने के कारण प्रधानमंत्री जी ने एक जो नई, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, एनईपी, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने त्रिभाषा का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन कई बार ये दुर्भाग्य की बात आती है कि हम हिंदी और इंग्लिश को तो कॉमन भाषा मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी त्रिय भाषा कॉन्सेप्ट पे हम संस्कृत को व्यावसायिक भाषा के साथ रिप्लेस कर देते हैं और व्यावसायिक पाठ्यक्रम उसमें ले लेते हैं। तो मैं ये मानता हूं संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं, संस्कृत एक व्यावसायिक उपक्रम भी खड़ा करती है। आज आप देखिए हस्तरेखा क्या है, संस्कृत पर। आप जितनी भी पूजा पाठ की पद्धति है उससे भी पंडित जी लोग अपनी अर्न करते हैं, वो भी एक व्यावसायिक उपक्रम है। इसलिए संस्कृत का संरक्षण, संस्कृत का संवर्धन, आने वाली पीढ़ी को संस्कृत से जोड़ कर रखना, हमारे वेद पुराण से लेकर सारी चीजें संस्कृत में, इसलिए उसके संरक्षण और संवर्धन की लड़ाई मैंने लड़ी। और मैं अभी अपने यहाँ विधानसभा के अंदर लोकनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, उसको भी बचाने के लिए उसकी भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने बार बार ये कहा कि इसको नगर निगम से निकालकर इसको मर्ज करना चाहिए हायर एजुकेशन के साथ, ताकि पाणी ग्रहण जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उज्जैन का, उसके साथ उसका टाई अप हो और उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो संस्कृत की लड़ाई तो मैं लड़ता ही हूं और संस्कृत के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी को कि जब मैंने संस्कृत में ध्यानाकर्षण पढ़ा तो उन्होंने जवाब की शुरुआत भी संस्कृत से की। तो ये एक संस्कृत को बढ़ावा देने का हम सबका प्रयास है और उस दिशा पर हम काम भी कर रहे हैं। अब जबलपुर पर आ जाते हैं, जहां को आप रिप्रेजेंट करते हैं। जबलपुर संस्कार धानी और बहुत कुछ गुंजाइश है, संभावनाएं हैं। क्या कर पाए अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए अब तक और क्या आगे की योजनाएं हैं? उत्तर मध्य विधानसभा में जनता के आशीर्वाद से मुझे मात्र 16 दिन ही मिले चुनाव लड़ने के, आपको सब ध्यान में ही, और जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और मेहनत से, उनके परिश्रम से, उनके पसीने से हम विधानसभा में जीत कर आए। मैं जनता के विकास का एक मॉडल लेकर निकला हूं जिसका कॉन्सेप्ट है 5S। मैं उस 5S पे काम करता हूं जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है सुरक्षा, चौथा है सेवा, सेवा में वो सारे डेवलपमेंट के काम है, और पांचवा है संस्कार धानी के हृदय स्थल का विधायक हूं, इसलिए संस्कारों को लेकर भी काम कर रहा हूं। हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं अपने यहाँ नए स्कूल्स बना रहा हूं, संदीपनी स्कूल हम लेकर आ रहे हैं। हम नई नई बिल्डिंगें, जितनी जर्जर थी वो सारी बिल्डिंगें ठीक कर रहे हैं। अभी मैंने अपने सारे स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए, उन स्मार्ट बोर्ड्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। लेकिन स्कूल बच्चों ने कहा, उनके पेरेंट्स के बारे में अलग अलग बच्चों से पूछा, तो किसी ने बताया कि मेरे पिताजी सब्जी की दुकान लगाते हैं, किसी ने बोला चाय का ठेला लगाते हैं, किसी ने कहा समोसे की दुकान लगाते हैं। तब मैंने उनसे जब पूछा कि तुम्हारे पड़ोस के जो तुम्हारे मित्र हैं वो पढ़ने प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो क्या चीजें मिलती है, तो बताया कि वो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते हैं, नई सुविधाओं से पढ़ते हैं। तो मैंने अपने सारे स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए। इसके साथ साथ हम उन स्कूलों का उन्नयन कर रहे हैं, उनको एक क्लास दे रहे हैं। हम टीचर्स, स्मार्ट टीचर्स बना रहे हैं, स्मार्ट बच्चे बना रहे हैं, क्लासरूम स्मार्ट्स बना रहे हैं। हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज पे मैंने अभी 9 जगह संजीवनी क्लिनिक खोली, जिसमें 206 प्रकार की दवाइयां हम वार्ड के अंदर ही निःशुल्क वितरित करते हैं। छोटी बीमारियों की जितनी जांचें हैं वो सारी निःशुल्क वहां पर कराई जाती हैं। हमारे यहाँ मनमोहन नगर अस्पताल है, हम उसका वो अभी शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, हम उसका उन्नयन कर उसे सिविल अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे हैं। विक्टोरिया अस्पताल में नया 250-300 बेड का हम नया हॉस्पिटल बना रहे हैं। ऐसे सारे हॉस्पिटलिटी को लेकर हम काम कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मेरा व्यवसायिक बड़ा केंद्र है, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से थानों का परिसीमन हुआ है। हम अलग अलग जगह चौकियां बना रहे हैं। अभी मैंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, अटल सुरक्षा अभियान, जिसमें हम कैमरे लगवा रहे हैं। 200 घरों को चिन्हित करते हैं, उन 200 घरों के बीच में कैमरे लगाते हैं, उसका डीवीआर एक घर में रखते हैं, लेकिन आउटपुट संबंधित थाने को देते हैं, जिसके कारण लोगों की सुरक्षा, माताओं बहनों की। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा टास्क ये भी है कि मेरे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, बच्चे जॉब के कारण बाहर हैं, माता पिता अकेले हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है। तो इसलिए मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं नेता नहीं, मैं तो बेटा बनकर आया हूं। तो इसलिए उनकी सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रहे हैं। सेवा के नाम पर डेवलपमेंट के काम करता हूं। अभी हमने 2 साल में लगभग 178 रोडें बना दी हैं, 14 सामुदायिक भवन बना रहे हैं,
36 नए उद्यान बना दिए हैं। हनुमान ताल मेरे यहाँ बड़ा तालाब है जो आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, उसका बड़ा जीर्णोद्धार कर रहा हूँ। माड़ो ताल तालाब बना रहा हूँ जिसमें 8.5 करोड़ रुपए से डेवलपमेंट कर रहा हूँ। चारों तरफ पर पाथवे बना रहा हूँ, 10,000 पौधे लगाऊंगा। फूड जोन, गेम जोन बना रहा हूँ। 431 करोड़ रुपए का एक नया ओवरब्रिज लेकर आया हूं जो कृषि उपज मंडी से लेकर आईटीआई तक के जितना ट्रैफिक मैनेजमेंट है उस पर वो बड़ा काम करेंगे। हमारे यहाँ जबलपुर का हमारी विधानसभा में एक बड़ी सौगात मिली कि हमारे यहाँ जिस तरह से बनारस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो काम हो रहा है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट पे रोपवे, वो मेरे यहाँ सिविक सेंटर से मालवीय चौक से लाडगंज, बड़ा फुहारा, निवाड़गंज, बलदेव बाग होते हुए हम ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए रोपवे बनाने जा रहे हैं। उसके लिए सभी ने हम लोगों की मदद की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी ने, आदरणीय राकेश जी हमारे यहाँ के मंत्री, ऐसे सब लोगों ने मिलकर प्रयास कर ये बड़ी सौगात हमको दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम डेवलपमेंट के साथ साथ मैं जल संरक्षण पे भी काम कर रहा हूं। मेरा मानना यह है कि जल को लेकर इसीलिए हमको काम करने की आवश्यकता है कि जिन कुओं ने, चौपड़ियों ने, बावड़ियों ने, तालाबों ने हमारी पीढ़ियों को जीवन दिया है, उसका सिर्फ शोषण नहीं करना है, उसको आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित देकर जाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं जल संरक्षण पे भी काम करता हूं, लेकिन संस्कार धानी का विधायक हूं, इसलिए 5S में संस्कारों पर भी काम करता हूं। हम गीता पाठ कराते हैं, हम रामायण की अलग अलग चौपाइयों पर काम करते हैं। हम संस्कारों को लेकर काम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा यह मानना है यदि एक भी घर का नौजवान कोई असंस्कारित हो जाए तो पीढ़ियां खराब हो जाती। तो इसलिए मैं संस्कारों को लेकर भी संस्कार धानी में काम करता हूं। तो ये मेरे विकास का 5S का मॉडल है। अभी हम रानीताल का मुक्तिधाम बना रहे हैं, माड़ो ताल का मुक्तिधाम बना रहे हैं। आप ये सोचिए कि हम मुक्तिधाम में गीजर भी लगाते हैं ताकि कोई व्यक्ति आए अंत्येष्टि के लिए, हम सनातनी परंपरा के लोग हैं तो उनको गर्म पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये विचार भी हमारी टीम करती है, एक पूरी टीम है, उस पर हम काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सर्वांगीण विकास उत्तर मध्य का हो और जनता का विश्वास जो उन्होंने मुझ पर जताया है वो कायम रहे, हम उस दिशा पर काम करते हैं। इसमें दूसरा पहलू भी आता है कि इस कार्य में, इस महाअभियान में जनता की उपेक्षा, सरकार की बेरुखी, अफसरों का रवैया या आपके स्वयं के कार्य में कहीं कोई कमी या कठिनाई कभी बाधा बनती है, फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है, या कभी आप अपने आप से भी एक तरह से असंतुष्ट हो जाते हैं? देखिए, हम जब सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं तो ऐसे पड़ाव भी आते हैं, निश्चित तौर पर इससे विमुख नहीं हुआ जा सकता। कई बार जब हम काम करने का प्रयास करते हैं तो जैसे ध्यान है मुझे कि एक सड़क, मुझे एक ने कही कि ये कृषि उपज मंडी के सामने की सड़क है, ये अभिलाष जी, ये लगभग 25 साल 30 साल से मैं यहाँ रहता हूँ, आज तक नहीं बनी। मैंने तत्काल उस सड़क पर विचार किया और मैंने कृषि उपज मंडी में समदड़िया कॉम्प्लेक्स से लेकर बड़कुल होटल तक नई सड़क बना दी। लेकिन जैसे ही मैं सड़क के बाद बनने के बाद वहां पर पहुंचा तो बहुत सारे लोग मिले मुझे। तो मैंने कहा उनसे, ऐसी सामान्य पूछा कि आपको कैसा लगा सड़क बनते हुए देखकर, या आपकी सड़क बन रही है, आपकी सड़क बन गई है, कैसा लगा? तो उन्होंने कहा विधायक जी ये तो ठीक है, पीछे की नाली और बनवा। तो कुल मिलाकर ये जनता है जिसको जितना भी काम किया जाए वो निश्चित तौर पर कम ही होता है। और जनता का ये अच्छी बात भी है कि जनता को अपने जनप्रतिनिधि से लगातार डिमांड बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं। डिमांड और सप्लाई मैंने पढ़ी, डिमांड जितनी बढ़ेगी उतनी सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। तो डिमांड जनता करती है और मैं आपसे ये कहता हूं कि जनता उसी जनप्रतिनिधि के साथ डिमांड करती है जिसको ये विश्वास होता है कि ये मेरा काम कर पाएगा। इसलिए लोग आते हैं, बिजली, खंबे, लाइट, पानी, बिजली सबके काम करते हैं। इसके साथ साथ कई बार अधिकारियों के साथ भी, जो आप कह रहे हैं, कई बार कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो कि चीजों को लिंगर ऑन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैंने अपने क्षेत्र में साफ तौर पर इन सारी बातों को मैंने बनाकर रखा है कि मैं कभी भी कोई व्यक्तिगत विषय पे बात नहीं करता या व्यक्तिगत लाभ और हानि के विषय पे नहीं जाता। हम जनहित के मुद्दे की बात करते हैं, इसलिए अधिकारियों से डट के बात करता हूं। बीच में आपको एक वीडियो उस समय आया था, लोगों ने काफी उसकी चर्चा भी की कि हमने दीनदयाल चौक में एक शराब की दुकान है, उसके खिलाफ मैंने बड़ा मूवमेंट किया। एक बार एक पुलिस अधिकारी ने जनता के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसके साथ मैंने उस कड़ी लड़ाई लड़ी और मैंने कहा कि ये मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करूंगा।
हाँ, जनता के प्रति जिम्मेदारी तो है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। और मैं उनको भी बता के रखता हूं कि विनम्रता के भाव के साथ समाज की सेवा करें, लेकिन यदि उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है, अधिकारी या कोई कर्मचारी, तो उसके खिलाफ मैं तटस्थ होकर उनकी बात। तो आप थाने भी पहुंच जाते हैं, फिर आप उबल जाते हैं, एसपी को बुलाने की धमकी देते हैं और आप एफआईआर हटाने की बात, कानून तो अपना काम कर रहा है ना। मैंने कभी एफआईआर हटाने की बात नहीं की, उसको दूसरी तरह से प्रस्तुत किया गया। जब दो पक्ष आपस में लड़ते हैं और दोनों पक्ष, जब एक पक्ष दोपहर में 2 बजे एक एप्लीकेशन देता है थाने में दूसरे पक्ष के खिलाफ, और दूसरा पक्ष जब रात को 2 बजे अंधेरे में जाके एफआईआर करा देता है, एमपीबी के लोग जाकर, तो मैंने एसपी से यही कहा कि जब तुमने इनकी दोनों का विवाद एक बराबर है, जब आपने इनकी एफआईआर कर ली तो इनकी एफआईआर करने में क्या तकलीफ। हाँ, यदि वो 2:01 में भी अपनी एप्लीकेशन जमा करता थाने में तो मैं कहता कि ये गलत है, लेकिन उसने यदि दोपहर में 2 बजे एप्लीकेशन जमा की और एक व्यक्ति ने रात को 1-2 बजे जाके एफआईआर की, तो पुलिस की जिम्मेदारी क्या बनती है कि दोनों पक्षों की बात रखेंगे ना। पुलिस कोई एक तरफ के एजेंडे पे तो सोच नहीं सकती। तो मैंने यही बात कही कि आपने ये क्यों किया, यदि आपने इनकी एफआईआर की, क्योंकि वो घटना मेरे सामने, हम और जिलाध्यक्ष जी गए, अधिकारियों का फोन आया, हमने बैठाला, पटाक्षेप किया, दोनों को आपस में बातचीत कराई, दोनों ने आपसी राजामंदी की, क्योंकि बिजली की समस्या थी, जनप्रतिनिधि थे, पार्षद थे, मंडल अध्यक्ष थे, उन्होंने जनता की आवाज उठाई, अधिकारियों के साथ नोकझोंक की स्थिति बनी। लेकिन उसके बाद जब एफआईआर एक तरफा हो गई, तब मैंने कहा ये गलत है, ये अन्याय नहीं होगा। इसलिए जब उस समय हुआ तो एसपी आए, बातचीत हुई और एफआईआर हुई, दोनों पक्षों के खिलाफ मामले कायम हुए। इसीलिए, लेकिन मैंने एक पक्ष पे बात नहीं की। तो ये परिदृश्य ऐसा दिखता भी है, कई बार सड़कों पर भी हो जाता है कि हम कई बार देखते हैं कि कई जगह पुलिस यदि कहीं अभद्र व्यवहार किसी से कर रही है, पुलिस अपना काम करेगी, हम उसका सम्मान करते हैं। और मेरे घर में भी पुलिस वाले, तो मैं तो सम्मान तो पुलिस वालों को करता ही हूं, लेकिन यदि जनता के साथ यदि हमारा व्यवहार गलत है तो इसको पुलिस के बड़े अधिकारी भी कहते हैं कि भाई व्यवहार तो ठीक रखो, बातचीत का तरीका तो ठीक रखो। सब काम होते हैं, सिर्फ आपका व्यवहार और बोलचाल अच्छा होना चाहिए। अब आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आपने अपने व्यक्तित्व कृतित्व से जुड़ी कई बातें हमें बताई। अब अभिलाष पांडे स्वयं के बारे में, अपने करियर के बारे में, पॉलिटिकल और अपनी भूमिकाओं के बारे में अब क्या सोच रखते हैं? आने वाले समय में अभिलाष पांडे का क्या क्या स्वरूप जनता को, उनके प्रशंसकों को दिखाई देगा? देखिए, इस विषय पर तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अभिलाष पांडे व्यक्तिगत रूप से एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से भारतीय जनता पार्टी मुझे जो जो जिम्मेदारी देगी, मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि उस जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरूं। दूसरा, मैं जिस भूमिका का निर्वहन करता हूं उस भूमिका पे मैं हमेशा एक कहानी को याद रखता हूं जो हमने बचपन में पढ़ी है, बाबा भारती की कहानी, जिसमें खड़क सिंह एक डाकू होता है, बाबा भारती एक व्यक्ति होते हैं जिनके पास एक सुल्तान नाम का घोड़ा होता है। बाबा भारती कई बार कोशिश करते हैं कि घोड़े को छल से हम ले लें, लेकिन छल के साथ नहीं ले पाते, बल से ले लें, लेकिन बल से नहीं ले पाते। तो एक बार वो छल करते हैं और एक राहगीर बनकर बैठ जाते हैं और बाबा भारती के घोड़े पर हाथ देते हैं, मेरी तबीयत खराब है, मुझे घोड़े पे ले चलो। लेकर जाते हैं, रास्ते में गर्दन पर उनके तलवार अड़ाते हैं और कहते हैं उतरो, मैं खड़क सिंह डाकू हूं। तो बाबा भारती कहते हैं घोड़ा तो ले जाओ खड़क सिंह, लेकिन इस घटना का जिक्र कभी मत करना, नहीं तो लोग राहगीरों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। राहगीर एक कौम है, इसलिए उस राहगीर के कौम को बाबा भारती ने कहा कि खड़क सिंह तुम बदनाम मत कर देना, नहीं तो लोग जो सही में नीडी हैं उन पर विश्वास करना छोड़ देंगे। वैसे ही मैं याद रखता हूं कि यदि मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता हूं तो युवा मोर्चा मेरी कौम है, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं तो विद्यार्थी परिषद मेरी कौम है, मैं विधायक हूं तो विधायक मेरी कौम है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं तो भारतीय जनता पार्टी मेरी कौम है। इसलिए मैं जब भी कोई काम करता हूं तो अपने आप को और अपने उस संगठन की इज्जत मान प्रतिष्ठा को बचाकर रखने का काम करता हूं। और जहां तक बात है मेरे अपने आगे की भूमिकाओं की, पार्टी ने मुझे अभी शहडोल का काम दिया है और पार्टी समय समय पर मुझे जो जो काम देगी मैं उस काम पे तटस्थता, ईमानदारी और पूर्ण प्रॉम्प्टनेस के साथ काम कर पाऊं, ये हमेशा मेरा विचार है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिलाष पांडे जी। आपने जो बातें कही
नई पीढ़ी राजनीति में यदि आना चाहती है और है तो अभिलाष पांडे से बहुत कुछ सीख सकती है। हम उम्मीद करेंगे कि अभिलाष जी इसी तरह से अपने करियर में, अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहें, अपने उद्देश्यों की पूर्ति में ईश्वर उनका साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। नमस्कार। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। अगले बार फिर हम हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।